हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। इस वीडियो में मैं साथियों क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर बात करूंगा साथियों, जो कि पूरी किताब से होंगे। और आज की इस वीडियो में जो बात मैं करने वाला हूँ वो लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर करने वाला हूँ, जिसके आपके 4 अंक साथियों निश्चित हैं साथियों। और आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा केमिस्ट्री को लेकर। आप सभी को पता है कि जो विज्ञान का पेपर आता है या साइंस का जो पेपर आता है वो 3 खंडों में बटा होता है: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों केमिस्ट्री, जिसे बोलते हैं साथियों रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। और बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, खासकर साइंस का डर आपका खत्म ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है और उनके उत्तर भी देख लेंगे। प्रश्न जो अपना है वो है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी होती क्या, ये मैं आपको जरूर समझाऊंगा, इसके लिए उदाहरण भी दूंगा। तो देखिए, पहले मैं समझाऊंगा आपको ऊष्मा क्षेपी क्या है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें ऊष्मा निकलती है तो साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको इसका उदाहरण बता देता हूँ। इसका उदाहरण आपको बहुत आसान बताऊंगा कि जब आप लोग मीथेन गैस को ऑक्सीजन के संग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता साथियों, ये बनता CO2 प्लस बन जाता 2H2O और साथ में हमें निकल जाती है ऊष्मा। इसे हम लोग बोलते हैं साथियों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब साथियों जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ साथियों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा है, लिखा है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर ऊष्मा बाहर निकलता है साथियों तो ऊष्मा क्षेपी होगा। अगर ऊष्मा उस अभिक्रिया में लग रहा है, मतलब अगर अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया में चाहिए ऊष्मा तो उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलते साथियों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट का अवघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अवघटन जो मुझे इसमें बताना था मैं आपको बता देता हूँ। क्या कहते हो? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। जब ये टूटता है साथियों तो टूट जाता है CaO प्लस CO2। इसमें चाहिए क्या? ये इसको चाहिए प्लस ऊष्मा। क्या चाहिए साथियों? इसको गर्म करते हैं तभी तो ये टूटता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा चाहिए उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आई होप आपको पता चल रहा होगा। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न लिखा हुआ आप सभी के समक्ष लिखा हुआ है कि श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, लिखा हुआ है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। किसको? श्वसन को। तो वर्णन देखते हैं। लिखा है श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है अर्थात ऊष्मा निकलती है। देखिए, ये तो बात सही है। आप जब हाथ लगा लीजिए अपने माउथ के पास साथियों और जब सांस को छोड़िए तो आपको गर्म लग रहा हो, मतलब ऊष्मा निकल रही है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान निम्न अभिक्रिया होती है, या इस घटना बोल सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए इस घटना। क्या? इस घटना के दौरान, यहाँ गलत हो गया, दौरान निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने ग्लूकोज का नाम जरूर सुना होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है साथियों C6H12O6 प्लस 6 मात्रा में O2 लेंगे। क्या लेंगे? C6H12O6 प्लस 6O2। जब इसको ये अभिक्रिया करके क्या बना लेता है 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से निकलते ये निकल जाता है, प्लस
कुछ जल के वाष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ जल के वाष्प निकलते हैं, प्लस कुछ क्या निकल जाता है साथियों? आपके लिए ऊष्मा निकल जाता है भाप के रूप में। साथियों छोटे छोटे बूंदे निकलती हैं हमारे मुंह से, माउथ से, वो क्या होता है? जल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके दौरान ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए श्वसन को साथियों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 100% की गारंटी है मेरी। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड है, तो तैयार करके जाइए अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप सभी के समझ चलेगा। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? आश्रित का मतलब उबाला हुआ, मतलब गर्म किया हुआ जल विद्युत का साथियों चालक नहीं होता है, मतलब विद्युत उसमें नहीं जा सकती है। लेकिन साथियों जो पानी की वर्षा होती है बरसात के ऋतु में, उसमें करंट जा सकता है। ऐसा क्यों? उस कारण को हमें बताना है। तो लिखेंगे आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। क्योंकि कारण लिखेंगे वर्षा लिख दीजिए, यहाँ गलत छप गया। वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण उसमें आयन उपस्थित होते हैं। जो हाईलाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा के जल में क्या होता है? आयन उपस्थित होते हैं साथियों, जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। आयन होने के कारण क्या होता है? जो पानी बरसता है वर्षा के महीने में, उसमें क्या होता है? आयन होते हैं, जिसके कारण विद्युत का सुचालक बनाते हैं उसे। जबकि आश्रित जल जो उबाला हुआ जल है में कोई आयन उपस्थित नहीं होते। आश्रित जल जो उबाल दिया जाता है तो सारे आयन खत्म हो जाते हैं, कोई आयन नहीं उपस्थित होते, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इस बात को याद रखिए, उबाले हुए पानी में कोई आयन नहीं होता है, इसलिए उसमें चालक का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत का चालक होता है वर्षा जल, क्योंकि इसमें साथियों आयन पाए जाते हैं। इस बात को जरूर रखिएगा याद, क्योंकि इसमें लवण होते हैं साथियों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण लिखिए, मतलब 2 उदाहरण लिखकर समझाइए। 2 उदाहरण दीजिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छे समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिखा हुआ अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया क्या है? अम्ल एवं क्षारक साथियों, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा रासायनिक बोल सकते हो, यह लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? कि जब साथियों प्लस और माइनस जुड़ते हैं तो साथियों एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे उदासीनीकरण कहा जाता है उस अभिक्रिया को। और उस लवण को जो प्राप्त होता है उसे उदासीन लवण कहा जाता है, या उदासीन यौगिक भी कह सकते हैं हम लोग। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ साथियों। देखिए कैसे, जब हम लोग अम्ल मिला देंगे प्लस हम लोग क्या मिलाएंगे? क्षारक मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा साथियों? आपका एक बन जाएगा लवण, क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा साथियों? जल। ये सूत्र हो गया। अब मान लो हमें कोई अम्ल लेते हैं। अम्ल हमने क्या लेना है? अम्ल मान लो हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्षार का ले लेते हैं HCl। तो इससे क्या बनेगा साथियों? एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये OH H को लेकर भाग जाएगा शादी करने के लिए, तो बन जाएगा H2O। और भाई ये प्लस वाला बच गया, ये माइनस वाला बच गया, तो ये बन जाएगा NaCl। ये आप पेपर में बाउंड बनाए ना बनाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ये ऐसे लेकर भाग जाते हैं और जल बना लेते हैं। पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण पूछ रहा है तो वाले ले लो। हम ले लेते हैं KOH। क्या ले लेते हैं? KOH प्लस हम लोग ले लेते हैं साथियों HNO3। क्या? HNO3। फिर इसी प्रकार से होगा, ये इसको लेकर भाग जाएगा, किसको? H को लेकर भागेगा, और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O प्लस क्या बनाएगा? KNO3। आई होप आपको मैंने जो दोनों उदाहरण बताए समझ में आए होंगे, और निश्चिंत ही साथियों रहिए, तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। मतलब उदासीन का मतलब क्या हुआ? जब प्लस और माइनस मिल जाते हैं साथियों, प्लस और माइनस, तो उसे कहते हैं उदासीन, मतलब फ्यू। अब सवाल कभी कभी बच्चों के मन में उठता है, हम कैसे अम्ल पहचाने, कैसे क्षार पहचाने? तो छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा साथियों यहीं पे। देखिए, जिस यौगिक के साथ OH लगा होता है साथियों, क्या होता है साथियों? क्षार। मैं आपको चेक कर रहा था कि आपको कुछ जानकारी है, ये जानकारी रखा करो सही, पता नहीं कोई झूठ गलत ही पढ़ा जाए, आप गलत पढ़ लेंगे।
जहाँ पर OH होता है वहाँ पर क्षार होता है, और जहाँ पर H+ जुड़ा होता है वहाँ पे अम्ल होता है। इस बात को मैंने अलग से एडिशनल कर दिया, अलग जानकारी आपको दे दी। मतलब जहाँ पे OH- जुड़ा होगा वहाँ पे क्षार बनाएगा, जहाँ पर H+ आयन होंगे वहाँ पे अम्ल बनाएंगे। आई होप अब आप लोग पहचान जाएंगे अम्ल और क्षार कैसे पहचाना जाता है। सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि साथियों हम लोग कैसे प्रबल अम्ल कैसे प्रबल क्षार पहचाने। तो जहाँ पर अधिक मात्रा में साथियों H+ आयन होंगे वहाँ पे प्रबल अम्ल बनेगा, और जहाँ पर अधिक मात्रा में OH- होंगे वहाँ पे प्रबल क्षार बनेगा। आई होप आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत मस्त प्रश्न है, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, सबका साथ सबका। आइए देखिए साथियों अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। अगर आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा लिख भी लोगे तो अब मेरी गारंटी आधा तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा समय दो, सब समझ में आएगा। मैं गारंटी इसलिए लेता हूँ कि यही प्रश्न आएंगे क्योंकि ये NCERT के प्रश्न हैं, और NCERT के प्रश्न बहुत ही कम विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पेपर तो भैया NCERT से आता है। तो तैयार हो जाओ मेरी वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। विभेद का मतलब होता है अंतर साथियों, अंतर, उसमें अंतर कीजिए। अब रासायनिक गुणधर्म बोला तो भैया रासायनिक गुणधर्म के ऊपर हमको करना होगा, तो आइए करके देखते हैं। लिखा है धातुएं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब जब साथियों धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसे? उदाहरण के द्वारा, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, क्या जब हम लोग कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन से अपक्रिया करके काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। रिएक्शन होगा 2Cu + O2 से बन जाएगा साथियों ये 2CuO। इसी का नाम है साथियों कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ गया। ये तो धातुएं हो गई। अब देखते हैं साथियों अधातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। आइए अधातुएं क्या है, तो लिखेंगे जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब देखिए उसमें क्या था, जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो साथियों संगत ऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या होता है कि जबकि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इस बात का याद रखिए, अगर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं तो अधातुएं अपक्रिया करेंगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है या बनाता है, तो इसकी अपक्रिया कैसे होगी 2C + O2, 2C + O2 साथियों, तो ये बन जाएगा साथियों क्या, ये बनेगा अपना 2CO2। क्या बनेगा 2CO2। अब कहोगे भैया ये बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे 2 लगा लो, बैलेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए साथियों अगले प्रश्न, कुछ 5 प्रश्न मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बता दिए। ये 5 प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले भी बता दिए। प्रश्न कैसे थोड़ा मैं समझा देता हूँ। लिखा समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। समजातीय श्रेणी मैंने पहले भी बता दिया। समजातीय श्रेणी का मतलब एक जात वाली श्रेणी क्या होती है। जैसे हम लोग लिखा संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताओ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल मैं बता देता हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहते हैं जिन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त से कहते हैं, असंतृप्त भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, एक होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो संतृप्त से कहते हैं साथियों वे हाइड्रोकार्बन जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन के बीच एकल बंध होता है, उसे संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त में एकल और एकल के बाद द्वितीय और तृतीय का बंध होते हैं, उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं साथियों। ये सब मैंने पहले बता दिया, कृपया आप लोग जरूर देख लीजिए। आगे लिखा लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता रहता है, तो इस बार भी तैयारी करके जाइएगा। अगला लिखा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रयोग
या 2 प्रमुख उपयोग बताइए। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब जरूर लिखिएगा कि धोने वाले सोडा और बेकिंग सोडा के दोनों के रासायनिक नाम लिखिएगा। प्रमुख उपयोग तो आप लोग पेपर में लिख के आइएगा, लेकिन रासायनिक नाम आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में लिख कर जाते हैं तो तैयारी आपकी बेहतर है, मैं ये मान जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जैसे वियोजन मतलब टूटना होता है, संयोजन मतलब जोड़ना होता है। मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये माइनस प्लस के विपरीत क्यों है, क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। एक हमें रिएक्शन करके दिखाना होगा कि देखिए भैया ये वियोजन अभिक्रिया है और देखिए भैया ये संयोजन अभिक्रिया है, और कुछ 2-2 लाइन हमें लिखनी होगी, जिसके लिए हमें मिल जाएंगे 4 नंबर। साथियों, जितने भी मैंने अभी तक टॉप 10 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चंस कैसे हैं साथियों? ये सभी क्वेश्चंस आपके 4 नंबर वाले हैं, और मेरी पूरी गारंटी है कि 2024 बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 10 साइंस के पेपर के अंदर यही प्रश्न आपके लिए केमिस्ट्री के अंदर छपेंगे, जो कि 4 नंबर के होंगे। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो ये 4 नंबर आपसे छूटेंगे नहीं, और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तब अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो साथियों जाइए देख लीजिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी उस वीडियो को जरूर देखिए, आपकी बेहतर तैयारी होगी। आई होप आप लोग बेहतर तैयारी करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में अपने सपनों को पूरा करेंगे, अच्छे अंक लेकर आएंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलिए। जय हिंद।